हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है CMS ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं मुकेश सहारण। जैसा कि हमने पहले सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कर लिया था, तो अब आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। अब ये पूछा गया है कि अन्य स्थान पर जो सुनवाई करनी होती है तो किस प्रकार से करते हैं, किसके अनुमोदन से करते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। दूसरा है यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय कर दें। तीसरा ऑप्शन है संसद के अनुमोदन से। और चौथा है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर नई दिल्ली के अलावा भी कहीं पर सुनवाई करनी होती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो स्थान निर्धारित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये दिया गया है अनुच्छेद 130 के अंतर्गत। अनुच्छेद 130 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। देखिए, जो जनहित याचिका थी, हमने पढ़ा था कि 1980 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। दो न्यायाधीश थे, एक का नाम आता है PN भगवती और दूसरे आते हैं कृष्णा अय्यर। इन दोनों के प्रयासों से ही जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं संसदीय एक्ट के द्वारा। संसद ने ऐसा कोई भी एक्ट जारी नहीं किया था। संविधान संशोधन के द्वारा, इसके लिए कोई संविधान संशोधन भी नहीं किया गया था। ये एक न्यायिक पहल थी। न्यायिक पहल किसके द्वारा की गई थी? PN भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक पहल के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ये नंबर ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है। जी बिल्कुल है। पहले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 137, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहले का ऑपोजिट जो हो गया। तीसरा है केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाए, क्योंकि अगर निर्णय परिवर्तित किया जाता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई निर्णय दिया, तो उसके अलावा उसके बाद जब निर्णय परिवर्तन किया जाता है, मान लीजिए किसी सिंगल बेंच के किसी न्यायाधीश ने, एकल पीठ जो थी, एक न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया अपना, अगर इसको परिवर्तित करना है तो एक से अधिक न्यायाधीश की कोई बेंच होनी आवश्यक होती है उस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूर्ण अधिकार नहीं होते इसमें। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पूछा गया है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्ला। अब ये स्थिति क्यों आई थी? उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति थे VV गिरी। VV गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। लेकिन जब दोबारा से राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, तब VV गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली थे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे M हिदायतुल्ला, उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है, अभी पढ़ा है हमने कि जब दोनों के पद खाली हो जाते हैं तब भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करता है, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट्स को भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय किन किन को कहा जाता है, उच्च न्यायालयों को और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है या फिर दोनों ही सही है। पहला आता है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो जो वी.आर. कृष्णा अय्यर थे, ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बने थे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा आता है, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है अभी भी कि जो PIL है, जो लोकहित याचिका है, जनहित याचिका है, इसकी शुरुआत की थी PN भगवती और साथ ही साथ कौन थे, कृष्णा अय्यर थे। इन्हीं दोनों के प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए, हमने एक पढ़ा था, एक अनुच्छेद पढ़ा था 139, 139 क या 139 ए कह सकते हैं हम इसे। तो इसके तहत क्या था कि जो किसी भी एक न्यायालय में अगर कोई वाद चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसे दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को अपने पास मंगवा लेना चाहिए, तो अनुच्छेद 139 क के तहत या ए के तहत वो इसे स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, तो अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में कॉमन जो मामले आते हैं वो कौन से आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकारों का प्रवर्तन का मतलब है मूल अधिकारों को लागू करने से आता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का प्रवर्तन किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं 5 प्रकार की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में बात करें तो हाई कोर्ट में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कॉमन शक्ति क्या आ जाएगी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है अभी भी कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। अब देखना है कि आरंभिक जो अधिकारिता आता है, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 131 हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है वो मामले आते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। तो ऑप्शन में देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो बिल्कुल ये ऑप्शन था। ठीक है, दूसरा आ जाता है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा आ जाता है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, तो ये मामला भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। चौथा आ गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होते हैं तो वो भी
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे 1 और 4। 1 और 4 किस में दिए हुए हैं? सी में दिए हुए हैं, तो सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का संरक्षण करने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल कार्य है, अगर आपको कोई एक कार्य चुनना पड़े तो वो क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा? संविधान की व्याख्या करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है, और इसी के तहत क्या करता है? संविधान का संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर हमें विचार करना है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। अब देखिए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सलाह देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत कोई भी परामर्श मांग सकता है। तो इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए, कथन दिए हुए, उन पर हमें विचार करना है। कब सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट? स्वप्रेरण पर। देखिए, अपनी इच्छा से सुप्रीम कोर्ट कभी भी राष्ट्रपति को या सरकार को परामर्श नहीं दे सकता जब तक कि उससे परामर्श मांगा ना जाए। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर सलाह मांगी जाती है तभी सलाह दी जाएगी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कोई भी सलाह नहीं देता। तीसरा दिया हुआ है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आता है, केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो इसमें बी अपना आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, यदि सलाह मांगी जाती है तो ही सलाह दी जाएगी अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधायी शक्तियों की संज्ञा सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि जो संज्ञा सूची या संघ सूची के जो विषय आते हैं उनके संबंध में जो उच्चतम न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा, अगर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात आती है या फिर इसके गठन से संबंधित कुछ प्रावधान आते हैं, ठीक है, या इसमें न्यायाधीशों की संख्या की बात आती है, तो इन सब में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद द्वारा इसकी जो अधिकारिता क्षेत्र है इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श देता है उसके तहत कौन कौन से इसमें सही है? तो पहला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगता है तब सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो परामर्श दे सकता है अन्यथा नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, अगर माना जाता है जो परामर्श मांगा जाता है वो अनुच्छेद 143 के खंड 2 के तहत मांगा जाता है, जिसमें मामले आ जाते हैं जो संविधान लागू होने से पहले की जो संधियां वगैरह आ जाती हैं उनसे संबंधित जो मामले आते हैं उन संबंध में परामर्श देना आवश्यक होता है, लेकिन सभी मामलों में वो बाध्यकारी नहीं होता है। तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जब भी राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक संवैधानिक पीठ का गठन करता है, और संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं। तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो बेंच होती है उसके द्वारा सुनवाई की जाती है और उसके बाद परामर्श दिया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा आता है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त हुए निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना कोई परामर्श देता है तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन
एक बार के केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बार में कई निर्देश भेजे जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 3, दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तभी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, यानी कि अगर संसद ने कोई भी संविधान संशोधन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, तो वह असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किस कारण से कर दिया जाएगा? इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करना। अगर ऐसा किया जाता है तो असंवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो संसद की प्रक्रिया के तहत किया जाता है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जब भी मूल अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर यदि किसी अन्य भाग में जोड़ दिया जाता है संविधान के, तब इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिया गया है, जिसके तहत कि हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें मुख्यतः 3 आते हैं। अनुच्छेद 100, अगर हम 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक मामले आ जाते हैं। 133 की अगर हम बात करें तो इसमें दीवानी मामले आ जाते हैं। अगर अनुच्छेद 134 की अगर हम बात करें तो इसमें फौजदारी मामले आ जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इन तीनों में अगर हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील करनी है तो अनुच्छेद 134 के तहत 34A के तहत क्या किया जाता है, हाई कोर्ट द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो यह बताता है कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इन तीनों ही मामलों में जब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, तब यह प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जब संवैधानिक मामलों की बात आती है तो संवैधानिक मामले आते हैं अनुच्छेद 132 में, और साथ ही साथ क्या चाहिए, एक प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना निर्णय दे दिया, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो गोलकनाथ का मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिया था, और उसके बाद जब केशवानंद भारती का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय परिवर्तित कर सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 137 के तहत निर्णय परिवर्तन कर सकता है, या फिर जो उसने पहले निर्णय दिया था उसका रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है उसमें न्यायालय को क्या अधिकार दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। बिल्कुल सही है, यानी कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना ये न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आता है, ये अपीलीय अधिकारिता में आ जाता है। निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना ये भी अपीलीय में आ जाता है। कानून का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 122 ये कहता है
की जो भी कानून बनाए जाएंगे, संसद की जो भी प्रक्रिया होगी उसका निर्धारण स्वयं संसद के द्वारा किया जाएगा या उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब केशवानंद भारती का मामला आया था, केशवानंद भारती का 1973 में जब मामला आया था, तो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया था। 13 न्यायाधीश थे उस संवैधानिक पीठ में। और इससे पहले जो गोलकनाथ का मामला आया था उसके अंदर 11 सदस्य थे, 11 न्यायाधीश थे उस बेंच के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी खंडपीठ किस मामले में थी, तो कौन से आ जाएगा? केशवानंद भारती का मामला आ जाएगा। और अगर दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ पूछ लिया जाए तो किस मामले में आ जाएगा? गोलकनाथ के मामले में आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च मंडल में, जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होती है? यानी कि सीधा सा कहना चाहता है कि जब भी अन्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके अलावा वो जो एक मंडल बनाया जाएगा उसमें कितने अन्य न्यायाधीश होने आवश्यक है? तो चीफ जस्टिस के अलावा 4 और अन्य न्यायाधीश होने आवश्यक होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन 4 न्यायाधीशों के परामर्श से अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजता है किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। अब जो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होते हैं वो किस शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अनुच्छेद 131 के तहत जब भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होता है या केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होता है तो वो इसकी प्रारंभिक या मूल अधिकारिता में शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। पर किसकी सलाह पर की जाती है? तो इसमें देखिए डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। यानी जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। और कार्यवाहक राष्ट्र जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमने अभी भी पढ़ा कि जब भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है। लेकिन जब भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तब राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था जब हमने केशवानंद भारती का मामला पढ़ा था, 1973 में आता है। 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन की बहुत सारी शक्तियां संसद के पास है, लेकिन संसद इन संशोधनों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन के द्वारा संसद किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी के बाद 1976 में पहली बार क्या किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो देखिए मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।